हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे जो हर न्यू नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक होता है। और ये आपकी 11th और 12th फिजिक्स में बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो इसमें हम कवर करने वाले हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स, लोगारिथम्स, ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटीज़ प्लस एएसटीसी, ग्राफ्स और एपीजीपी जो सीरीज़ होती है। मैंने हर चीज़ को लिख के रखा है जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचे। आपको बस देखना है और समझना है, और हो सके तो नोट भी कर लेना। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि स्लोप क्या होता है। किसी भी ग्राफ का अगर हमें स्लोप निकालना है तो स्लोप होता है tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और थीटा याद रखना हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया जाता है। मतलब अगर लाइन ऐसी भी बनी होगी तो ये वाला एंगल लेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला, ठीक है। और यही मतलब सीधी सीधी बनी हुई है एडजेसेंट लाइंस, तो ये सारे थीटा भी इक्वल होंगे, तो स्लोप tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव एक्सिस से लेना है थीटा को। जैसे अगर ऐसा हमारा कर्व बना हुआ है तो हमें क्या करना होता है, अगर इस पॉइंट के लिए हमें बताना है कि स्लोप क्या होगा तो हमें एक टेंजेंट खींच देंगे, मतलब सीधी लाइन खींच देंगे, टेंजेंट खींच देंगे, तो जो पॉजिटिव एक्सिस से थीटा होगा उसी का tan थीटा स्लोप हो जाएगा हमारा। पर जैसे कि हमें दिख रहा है ऊपर, जैसे हमने ये वाला पॉइंट लिया तो थीटा चेंज हो गया, ये लिया तो थीटा चेंज हो गया, मतलब बड़ा होता जा रहा है, थीटा चेंज होता जा रहा है कर्व के साथ। तो इसी ग्राफ के लिए, इसी कर्व के लिए हर पॉइंट पर स्लोप चेंज हो रहा है, तो हम tan थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो लिख नहीं सकते क्योंकि अलग अलग वैल्यूज आएंगी ना। सो इस ग्राफ के लिए स्लोप निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तो ये यूज होता है डिफरेंशिएशन का, स्लोप निकालना। तो अब ये देखते हैं, जैसे ये ग्राफ है और ये हमने एक पॉइंट ले लिया इस कर्व पे, और ये टेंजेंट खींचा और बस ये लाइंस हमने एक्सटेंड कर ली। ये मान लिया पॉइंट y2 है, ये पॉइंट मान लिया y1 है, ये पॉइंट मान लिया x2 है और ये पॉइंट मान लिया x1 है। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी y2 माइनस y1, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी x2 माइनस x1, और ये एंगल है हमारा थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, स्लोप। स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, y2 माइनस y1, और बेस क्या है, x2 माइनस x1। तो जब हम बहुत छोटे पॉइंट के लिए ले लेंगे, व्हेन बोथ पॉइंट्स कम टू क्लोज, देन y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1 वैल्यू बिकम वेरी स्मॉल। तो स्मॉल को हम डिनोट करते हैं d से, तो हम लिखेंगे dy बाई dx, स्मॉल y अपॉन स्मॉल x। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं, स्लोप निकालना, dy बाई dx। वैसे कोई हमें फंक्शन दे देंगे, उसे किसी के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना होगा, तो हम उसे ऐसे पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी होती है तो कैसे निकालते हैं, dx बाई dt, रेट चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही है डिफरेंशिएशन का यूज। तो अब देखते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन का एकदम उल्टा इंटीग्रेशन। किसी भी कर्व का एरिया निकालना हो तो हम इसे यूज करते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता था, स्लोप के लिए, स्लोप निकालने के लिए, इंटीग्रेशन होता है एरिया निकालने के लिए। तो जैसे हमने कोई भी कर्व ले लिया, y और x एक्सिस पे कोई भी कर्व ले लिया, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लिया y1 पे, तो हमने एक पतली सी ऐसी स्ट्रिप खींच ली जिसकी यहाँ पे डिस्टेंस है dx, मतलब विड्थ है dx, और इसकी लेंथ तो है y1। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया मतलब रेक्टेंगल होगी ना अप्रोक्सीमेटली, तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है y1, ब्रेथ क्या dx, तो इसका एरिया हो जाएगा y1 dx। वैसे ही हर स्ट्रिप का हम ऐसे निकाल सकते हैं, मतलब इसका जैसे जो भी है इंटू dx कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा। वैसे ही अगर हमें पूरे कर्व का अंदर का निकालना है तो हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो टोटल एरिया अंडर कर्व क्या होगा, समेशन इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका, मतलब सारे एरिया प्लस करेंगे तो हमारा एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। तो वही समेशन लगा दिया, n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू n y n dx। मतलब जो y है, जो हमारा फंक्शन है, जैसे 0 से बढ़ रहा है ना, तो मतलब 1 से बढ़ रहा है, 0 से कहीं से भी बढ़ रहा है, n तक, ऊपर तक कहीं पे भी जा सकता है, तो हमने बस समेशन लगा दिया ऐसे, तो ये पूरा कर्व का एरिया निकल जाएगा। पर हमें पता है कि जो ये स्ट्रिप थी जैसे, तो हम अप्रॉक्सीमेटली रेक्टेंगल ले रहे थे ना, तो ये ऊपर वाला एरिया तो छूट रहा था, इसलिए हम समेशन का, और मतलब समेशन में ये ऊपर वाला एरिया नेग्लेक्ट हो रहा था। तो इसी प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं, जिससे ये एरिया भी हमारे काम आ जाए, मतलब कुछ भी वेस्ट ना हो, इसलिए हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। तो इंटीग्रेशन का साइन ऐसा होता है, तो हम लिखेंगे y dx इंटीग्रेशन x 0 से लेके x
x1 तक, मतलब जैसे हमें यहीं तक के कर्व का एरिया निकालना है, तो ये पॉइंट है x1, इस पॉइंट को मान लिया 0, तो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू x1 तक y का इंटीग्रेशन, उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारे डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन में यूज़ होने वाले फॉर्मूलाज हैं, मैं इनको आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके लिख लेना। वैसे तो ये एनसीईआरटी में भी हैं, बट मैंने थोड़े सिस्टमेटिक वे में लिखे हैं तो आपके काम आ जाएंगे। तो इसमें समझने वाली बात एक ही है कि मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं इंटीग्रेशन को, क्योंकि हमें पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एग्जैक्ट अपोजिट होते हैं। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि किसका डेरिवेटिव करें कि आंसर में ये है। तो हम सोचेंगे कि x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, dx बाई डी एक्स, और हमें पता है dx बाई डी एक्स 1 होता है, तो आगे ना 1। तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि किसका डेरिवेटिव करें कि ये आ जाए। और डिफरेंशिएशन में हम ऐसे सोच सकते हैं कि किसका इंटीग्रेशन करें कि आंसर ये आ जाए। तो हमने सोचा ये होना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर ये आएगा। तो इंटीग्रेशन करके देखा, nx की पावर n-1, हमें पता है कि जब कोई पावर होती है ऊपर +1 हो जाता है, नीचे पावर के साथ +1 आ जाता है। तो वही हमने किया, nx n-1 +1, तो वो कट जाएंगे, -1 +1 ये भी कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, x की पावर n, वही आ गया। तो हम ऐसे भी इसको समझ सकते हैं डिफरेंशिएशन कि किसकी इंटीग्रेशन करे कि आंसर ये है, और यहाँ पे किसका डेरिवेटिव करे कि आंसर ये आ जाए। ऐसे भी समझने का तरीका है, बाकी आपको वो इजी लग रहा हो तो वही करो, बस ये समझने का तरीका था। और अब इंटीग्रेशन के कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, तो अगर हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया y dx, तो फंक्शन लिख दिया xn dx, इंटीग्रेशन का साइन। तो हमें पता है कि अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए होंगे तो ऊपर +1, नीचे पावर के साथ +1, और जब यहाँ पे कोई लिमिट्स नहीं लगी होती, ये नहीं दिया होता कि हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक का एरिया निकालना है, तो हम उसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। और अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हो तो प्लस कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे n देखो -1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर -1 होता तो -1 + 1 0, और नीचे -1 + 1 0, और कोई भी चीज़ डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड होती है तो आंसर नॉट डिफाइंड आ जाता। तो इसलिए n इज इक्वल टू -1 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी ले लो। वैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x, तो dx से मल्टीप्लाई किया, तो रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब x की पावर हाफ लिख सकते हैं ना। तो x की पावर हाफ लिख दिया, तो जब अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -½ हो जाएगा, और अब तो ये यही वाले फॉर्म में आ गया, पावर वाली फॉर्म में, तो +1 कर देंगे पावर से, और यहाँ पे भी +1 कर देंगे, और यहाँ पे भी कोई लिमिट्स नहीं दी हुई थी तो कांस्टेंट ऐड कर देंगे। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो x की पावर हाफ आ जाएगा, नीचे भी हाफ आ जाएगा, बाकी तो आप सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल दे रखा है y इज इक्वल टू 5, इसे डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि y इज इक्वल टू 5, मतलब 5 कांस्टेंट है ना, एक इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही टाइम के मतलब x के साथ, तो मतलब वो कांस्टेंट। मतलब इसको हम ये पढ़ते हैं ना कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे जैसे, तो वैल्यू तो हमें y इज इक्वल टू 5 दे रखी है, 5 पे ही है, y 5 पे ही है, और तो कुछ हमें दिया नहीं है, x के साथ चेंज तो हो नहीं रहा, तो x विद रिस्पेक्ट टू x चेंज नहीं हो रहा, तो स्लोप भी देखो इसका 0 है, तो डिफरेंशिएशन क्या होगी, 0। ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्लोप भी 0 है तो डिफरेंशिएशन तो 0 ही होगी। हाँ, अब एग्जांपल देखते हैं, y इज इक्वल टू 1/√x, तो क्यूब रूट को लिख सकते हैं x की पावर 1/3, वैसे ही जैसे स्क्वायर रूट को लिख सकते थे 1/2, वैसे ही क्यूब रूट को लिख सकते हैं x की पावर 1/3। तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर -1/3। तो अब जब dy/dx करेंगे तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, और जो उसके ऊपर पावर होती है -1 कर देते हैं, तो वो कर देंगे, बाकी आप सॉल्व आगे तो कर ही लोगे, ठीक है। अब कुछ रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन देखते हैं कि जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाते हैं, कि जैसे 2-3 फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, या बहुत सारे कॉम्प्लेक्स दे दिए, तो उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, उनके लिए बस 3 हैं रूल। पहला है प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में क्या करना है, जैसे एग्जांपल दिया है y इज इक्वल टू sin x इंटू x², तो 2 फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया ना। अब इसको ये मत लिख देना कि sin x इंटू x² sin x³, ये नहीं होता,
आंसर अलग आता है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते। तो तभी हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। और प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि जैसे दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे, और बीच में प्लस का साइन। तो मतलब किसी को भी पहले डिफ्रेंशिएट करो और दूसरे को वैसे ही रखो, फिर दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो और पहले वाले को वैसे ही रखो, ठीक है। तो यही किया हमने। यहाँ पे हमने साइन एक्स को वैसे ही रखा और एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करके 2x ले आए, फिर प्लस, फिर एक्स स्क्वायर को वैसे ही रखा, फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स वो लिख दिया, बस आंसर यही हो जाएगा इसका, ठीक है। अब एक होता है चेन रूल। तो चेन रूल में ये है कि बाहर से स्टार्ट करते करते अंदर तक डिफरेंशिएशन करते जाना है, ठीक है। तो एग्जांपल है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब dy बाई डी एक्स मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें बाहर से लेके अंदर तक डिफरेंशिएशन करते जाना है। तो जब पहले बाहर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर में 2 है, तो हमें पता है किसी भी चीज़ रेस टू द पावर 2 तो पावर आगे आ जाती है और पावर में -1 कर देते हैं। तो 2 आगे आ गया, 2 - 1 1, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो 2 आगे आ गया और बाकी को ऐसे ही लिख दिया हमने, ठीक है। ये पहला हो गया। अब हम अंदर देखेंगे, अब उसके बाद साइन आ रहा है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, और फिर इसको अंदर ऐसे ही रहने देंगे तो लिख देंगे कॉस एक्स स्क्वायर। अब उसके अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 बाहर आ जाएगा और ऊपर जो पावर में 2 से -1 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2x। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर ये आ गया। हमने बाहर से लेके डिफरेंशिएट करते गए अंदर तक, मतलब जैसे पहले बाहर का किया 2 बाहर आ गया, बाकी को ऐसे लिख दिया, फिर अंदर का किया, इसको देखो खाली अंदर का किया तो साइन का होता है कॉस, इसको ऐसे ही रहने दिया, और फिर और अंदर का किया खाली एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, सबको मल्टीप्लाई कर दिया। चेन रूल यही होता है। अब देखते हैं क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल ये है, इफ़ y इज इक्वल टू एफ एक्स बाई जी एक्स, मतलब ये दो कोई भी फंक्शन है उनको डिवाइड किया हुआ है, तो हमें क्या करना है, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसे होगा कि एक को ऐसे ही रखो और दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, माइनस दूसरे को ऐसे ही रखो, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दो, अपॉन जो डिनोमिनेटर था उसका स्क्वायर कर दो, बस यही करना है। तो जैसे हमें एग्जांपल दिया हुआ है log x स्क्वायर बाई साइन एक्स क्यूब, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे होगा, तो हमने पहले साइन एक्स क्यूब को ऐसे ही रखा, कोई भी चॉइस है, किसी को भी पहले ऐसे ही रख दो, नहीं कोई भी चॉइस नहीं है, वो तो पहले वाले में थी। इसमें डिनोमिनेटर को पहले ऐसे ही रखना है और न्यूमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है, बाद में डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो इसमें याद रखना, तो पहले हमें वो न्यूमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है। तो न्यूमिनेटर में क्या है log x स्क्वायर, तो log x का हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो 1/x स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि log x स्क्वायर था तो 1/x स्क्वायर लिख दिया। और इसके अंदर भी x स्क्वायर है तो इसे भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मतलब क्वोशंट रूल के अंदर ही हमने एक चेन रूल भी लगा दिया, तो यहाँ पे चेन रूल भी लगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो ये हो गया, मतलब साइन एक्स क्यूब को ऐसे रखा। फिर जब हमने log x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो उसके लिए हमें चेन रूल लगाना पड़ा। चेन रूल के लिए पहले log x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1/x स्क्वायर और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फिर माइनस अब हमें log x स्क्वायर को ऐसे ही रखना है और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है। तो डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने के लिए भी हमें वो चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, तो साइन एक्स क्यूब का हो गया कॉस एक्स क्यूब, और अंदर एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर लिख दिया। मतलब क्वोशंट रूल के अंदर भी चेन रूल लगाना पड़ा, ठीक है, समझ गए ना। अब नीचे जो था, जो हमारा डिनोमिनेटर था उसे स्क्वायर करना था, तो उसे स्क्वायर कर दिया साइन स्क्वायर एक्स क्यूब। अब ये देखना कि स्टार्टिंग में मुझे ये भी दिक्कत होती थी कि साइन स्क्वायर एक्स का मतलब ये नहीं होता कि साइन एक्स स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब अगर साइन एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो ये ऐसे लिखेंगे, पर खाली एक्स का स्क्वायर हो रहा है फिर उसका साइन हो रहा है, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। जब इसका हमने होल स्क्वायर किया तो यहाँ पे स्क्वायर बनाएंगे, ये ठीक है ना, अलग अलग चीज़ें। अब देखते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम्स। अब सरफेस एरिया वॉल्यूम देखते हैं, ये भी 10th का टॉपिक है, पर मतलब भूल ना जाओ ना, कभी कभार भूल भी जाते हैं तो लिख लेना। वैसे ये है कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और ये वॉल्यूम। सिलेंडर की होती है 2πRh, टोटल सरफेस एरिया होता है 2πRh प्लस 2πr स्क्वायर, मतलब साइड का कर्व्ड होता है और ऊपर दो
सर्कल होते हैं ना, समझ गए ना। और वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। वैसे स्फेयर का होता है कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर, मतलब वही होता है टोटल सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कोन की कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, एल होती है स्लैंट हाइट, और कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस नीचे का जो बॉटम होता है पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, और वॉल्यूम हो जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्यूब का कर्व्ड पार्ट कोई होता नहीं, टोटल सरफेस एरिया होगा 6a², वॉल्यूम होगी ए क्यूब। क्यूबॉइड का कर्व्ड पार्ट कोई होता नहीं, टोटल सरफेस एरिया होगा 2 LB + BH + HL, वॉल्यूम होगा LBH। हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2πr², टोटल सरफेस एरिया होगा 2πr² प्लस बेस जो कि होता है πr², मतलब 3πr², और वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये भी याद रखना, नहीं याद थी तो कर लेना याद। अब लोगारिथम्स देखते हैं यार। लोगारिथम्स से पहले 2 मिनट एक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन देख लो कि जब भी फॉर एनीथिंग मैक्सिमम और मिनिमम स्लोप इज 0, जैसे ये ग्राफ बना हुआ है, मतलब ऐसी वेव टाइप बनी हुई ना, तो इसका जो टॉप देखो स्ट्रेट है, नीचे भी जब स्लोप बनाएंगे टेंजेंट तो स्ट्रेट बनेगा, नीचे भी ऐसे स्ट्रेट बनेगा, तो उनका स्लोप क्या होगा 0, मतलब एक्स एक्सिस से उनका एंगल 0 है ना, तो tan थीटा क्या होगा 0, तो मतलब स्लोप क्या होगा 0। स्लोप 0 है तो उनका ना हम डेरिवेटिव कर देते हैं, क्योंकि tan थीटा क्या होता है स्लोप होता है, और tan थीटा क्या होता है dy/dx, और dy/dx को ही तो हम डेरिवेटिव कहते हैं, डिफरेंशिएशन को ही तो हम डेरिवेटिव कहते हैं। तो अगर हमें किसी भी चीज़ का मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है, मतलब मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, तो हम क्या करते हैं उनका डेरिवेटिव करते हैं। और डेरिवेटिव को ही, क्योंकि हम स्लोप कहते हैं और क्योंकि इस केस में स्लोप 0 है, तो हम उसको इक्वेट कर देते हैं 0 से, जिससे हमारा मैक्सिमा और मिनिमा निकल जाए। फॉर एनीथिंग मैक्स और मेन स्लोप इज 0, सो वी पुट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 टू कैलकुलेट मैक्सिमा और मिनिमा। मतलब कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी ऐसा ही उल्टा सीधा सा क्वेश्चन होगा और हमें बोल देंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे कि वो जो फंक्शन होगा उसके जो डेरिवेटिव करेंगे उसको 0 पुट कर देंगे बस, तो जो वैल्यू आ जाएगी हमारी मैक्सिमम आ जाएगी, इक्वेट कर देंगे 0 से बस। अब हम लोगारिथम्स देखते हैं। तो अब हम लोगारिथम्स पढ़ते हैं। तो जैसे हमने ये लिखा है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, log to the base a of 1 is equal to 0, then a to the power 0 is equal to 1। मतलब इस बेस की क्या पावर रखें कि आंसर 1 आ जाए। तो हमें पता है कि एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, तो आंसर क्या गया 0। इसकी क्या पावर रखें कि आंसर हमारा 1 आ जाए, तो इसकी पावर 0 रखनी पड़ेगी जिससे आंसर 1 आ जाए। तो इसलिए log to the base a की पावर log to the base a of 1 is equal to 0। वैसे ही अगर हमें दिया हुआ है log to the base a of a is equal to 1, मतलब a की पावर 1 रखनी पड़ेगी जिससे हमारा a आ जाए, a की पावर 1 रखनी पड़ेगी जिससे a आ जाए, वही तो होता है। अब ये हमारी 4 आइडेंटिटी हैं, इन्हें ज़रूर याद रखना है, हर चैप्टर में काम आएगा यार लोगारिथम्स, हर चैप्टर में। और लॉग टेबल की तो कम ही ज़रूरत पड़ेगी, आपको खुद ही निकालने पड़ेंगे, मैं बता दूंगा अभी वैल्यूज़ थोड़ी 2-3 याद रखनी है। तो log to the base a m into n, मतलब mn मल्टीप्लाई हो रखा है, ठीक है। अगर कोई मल्टीप्लाई हो रखा है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं log to the base a m प्लस log to the base a n। अब जैसे हमें दे रखा है log to the base a m डिवाइडेड बाय n, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं log to the base a m माइनस log to the base a n, न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का log, ठीक है। अब log to the base a m की पावर n दी हुई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर आगे आ जाएगी और खाली log to the base a m लिख देंगे, मतलब m का log निकालेंगे, पावर आगे आ जाएगी। अब log to the base a b इज इक्वल टू log to the base c b डिवाइडेड बाय log to the base c ऑफ a। ये भी आइडेंटिटी है, काम आ जाएगी, कम आती है काम। अब वही बताया था कि b की क्या पावर रखे कि आंसर a आ जाए, b की क्या पावर रखे आंसर a आ जाए, वही मैं पहले भी समझा रहा था। तो b की पावर हमें c रखनी पड़ेगी जिससे a आ जाए, b की पावर c रखनी पड़ेगी जिससे a आ जाए। तो एंटी लॉग क्या होगा, जब लॉग इधर चला जाएगा, लॉग इसके नीचे चला जाएगा,
इसके नीचे, सी के नीचे, तो उसे एंटी लॉग बोल देंगे, एंटी लॉग ऑफ सी। और बेस तो पहले से बी था, तो एंटी लॉग ऑफ बी ऑफ सी, तो इसको हम क्या लिख देंगे, बी की पावर सी। एक ए तो हमें क्योंकि पता था ना बी की पावर सी होता है, तो एंटी लॉग ऑफ सी क्या होगा, बी की पावर सी, कुछ निकालना ही नहीं। अब एल एन एक्स क्या होता है, कभी कभार लॉग एक्स लिखा होता है, कभी कभार एल एन एक्स लिखा होता है, तो एल एन एक्स क्या होता है, लॉग टू द बेस ऑफ मतलब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ई जब नीचे लगा होता है तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, जहाँ पे ई की वैल्यू होती है 2.718। तो अगर हमें इंटर कन्वर्जन करना हो लॉग एल एन एक्स को लॉग 10x में, तो एल एन एक्स इज इक्वल टू लॉग टू द बेस एक्स इंटू 2.303। ठीक है। अब जैसे हमें दिया हुआ है इफ एल एन एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एल एन जब नीचे चला जाएगा तो इसे हम लिख देंगे x इज इक्वल टू ई की पावर y। ये हो गए फॉर्मूले। अब कुछ कॉमन वैल्यूज देखते हैं। √2 की वैल्यू तुम्हें याद रखनी है 1.4, √3 की वैल्यू 1.7 और √5 की वैल्यू 2.2। अब ये कुछ लॉग की वैल्यूज हैं, ये सारी तुम्हें याद रखनी है, बाकी खुद ही इनसे डिराइव हो जाएंगी। तो लॉग यहाँ पे बेस नहीं लिखा हुआ, सबका बेस 10 ही है, ठीक है, 10 ही लेते हैं, 10 वाले ही आएंगे, ई को हम 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं आएगा सारा। तो log 1 की वैल्यू क्या होगी, 0, मतलब 10 की क्या पावर रखें कि आंसर 1 आए, 0 रखनी पड़ेगी। अब log 2 की वैल्यू, अब इसमें तो सोच नहीं सकते, तो आंसर हमें याद करना पड़ेगा। log 2 की वैल्यू 0.3, log 3 की वैल्यू 0.48, log 5 की वैल्यू 0.7, log 7 की वैल्यू 0.85, और 10 की पावर क्या रखेगी, आंसर 10 है, 1, 10 की पावर 1 10 होता है ना, तो आंसर आ गया 1। तो मेन तो ये चारों याद रखनी है, ठीक है, बाकी ये दोनों तो रूल ही हैं। अब जैसे एग्जांपल है log 9, क्योंकि 9 की तो वैल्यू हमने बताई नहीं, तो हम 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, तो हमने log mn का फॉर्मूला पढ़ा था, log m प्लस log n, तो हम इसको लिख देंगे log 3 प्लस log 3, log 3 होता है 0.48, तो 0.48 प्लस 0.48 0.96। ऐसे ही हम किसी की भी डिराइव कर लेंगे, पर जैसे log 11 है हम उसे डिराइव नहीं कर पाएंगे, पर अप्रॉक्सीमेटली तो निकाल लेंगे ना, कि हमें पता है कि log 10 तो वही है 1 होता है, तो log 11 क्या होगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1.4। तो वो वैसे पूछेंगे भी नहीं, 11 तो मैंने कहीं नहीं देखा अभी तक क्वेश्चन में, पर हम अप्रॉक्सीमेटली निकाल लेंगे उस केस में, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे हमें log 8 एंटी लॉग निकालने में प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो उसका सॉल्यूशन ये कि जैसे हमें log 8 दिया है, log 8 क्या होता है, log हम 8 को लिख देंगे 2 × 2 × 2, तो हमें पता है मल्टीप्लाई किया होता है जब सबको, तो प्लस कर देते हैं, सबका अलग अलग लॉग निकालते हैं कि तो log 2 प्लस log 2 प्लस log 2, तो क्या आ जाएगा 0.9। अब अगर हमें कोई जैसे सवाल पूछ लिया कि एंटी लॉग बताओ 0.9 का, तो हम लिख देंगे 10 की पावर 0.9, और क्योंकि हमें पता है log 8 ये होता है, इसको नीचे लेके जाएंगे तो एंटी लॉग 0.9 हो जाएगा। तो अगर हमें ये पता होगा तो एंटी लॉग 0.9 भी हम आराम से 8 लिख देंगे, समझ गए ना, क्योंकि ये उसका उल्टा ही तो है, लॉग जब नीचे लेके जाते हैं तो एंटी लॉग बन जाता है, उल्टा ही तो है बस। तो अगर हमें पता होगा कि 0.9 कहाँ से आया, किसके लॉग से आया, तो वही उसका एंटी लॉग होगा, बात ख़त्म। बाकी तो उसकी पावर में चला जाता है बस, कि 10 की पावर क्या रखें कि आंसर ये आए। तो अगर हमें एंटी लॉग 0.9 निकालना है तो हम 10 की पावर 0.9 ही तो लगेंगे, कि हम इसकी पावर क्या रखें कि आंसर 0.9 आए, तो हमें 10 की पावर 0.9 लिखनी पड़ेगी जिससे आंसर 0.9 आए, समझ गए ना, बस यही करना है एंटी लॉग निकालने का आसान तरीका। अब ये वाला ट्रायंगल सबको पता होना चाहिए बेसिक मैथ्स के लिए, कि जैसे अगर 3, 4, 5 का रेशियो में है, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा नीचे वाला 4 और 5 वाला 37 डिग्री होगा और ऊपर वाला 53 डिग्री होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल सबको याद रखना है, ये एंगल भी दे देते हैं 37, 53। अब अगर कोई दो पॉइंट है x1, y1, x2, y2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बताना है, तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला भी 10th क्लास में पढ़ा होगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और होल रूट। अब
आगे पढ़ते हैं ACST और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो ये यार ये थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, याद होते हैं तो ठीक है, नहीं तो आगे जैसे जैसे पढ़ते जाओगे डेरिवेशंस पे मैम बताती जाएंगी, आप प्रैक्टिस करोगे आपको आते जाएंगे। वैसे नीट में तो इतनी डेरिवेशन की ज़रूरत होती नहीं है, पर तब भी क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हें याद हो जाएंगे। ये तो पता ही होगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इनको नोट कर लेना पॉज करके। अब आगे देखते हैं ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये क्या होता है भाई? तो हमें पता है कि इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे सेकंड, इसे थर्ड, इसे फोर्थ। तो ये होता है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270। तो यहाँ पे देखो, ये तुम्हें याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, अभी बताता हूँ क्या पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में खाली साइन और कॉसेक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में खाली टैन और कॉट पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में खाली कॉस और सेक पॉजिटिव। पता है ना ये सब क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस। तो ये सब हमें उस काम में आएंगे, जैसे cos 90 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, इसको कन्वर्ट करना होता है ना, जब शॉर्ट करना होता है तो उसके लिए काम आता है, रटना नहीं है, उसके लिए ये मेथड अपनाना है ASTC। तो जैसे हमें दिया हुआ है 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा का मतलब क्या है? 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पे कोई सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। जैसे हमें दिया है 270 माइनस थीटा, तो मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, 270 से पीछे, ठीक है। अब अगर हमें दिए हुए ऑड मल्टीपल ऑफ 90, जैसे 90, 270, तो हम चेंज कर देंगे, साइन को कॉस में चेंज कर देंगे, सेक को कॉसेक में चेंज कर देंगे और टैन को कॉट में चेंज कर देंगे। पर अगर हमें दिए हुए इवन मल्टीपल ऑफ 90, जैसे 180 और 360, तो हमें कुछ चेंज नहीं करना, जैसे मतलब कुछ चेंज नहीं करना, उसको वही रहने देना है, ठीक है। तो जैसे हमें दिया हुआ है साइन 90 प्लस थीटा, तो हमें पता है 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और हमें अब इसको देखना है पॉजिटिव नेगेटिव के लिए। तो साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा 90 प्लस थीटा, और हमें पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो आंसर भी क्या आएगा? पॉजिटिव। तो और हमें पता है कि जब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होता है तो हम साइन को कॉस में चेंज कर देते हैं, तो हमने साइन को कॉस में चेंज कर दिया। 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में था और यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए आंसर पॉजिटिव कॉस थीटा आया, नेगेटिव कॉस थीटा नहीं आया। वैसे यहाँ दिया हुआ tan 180 प्लस थीटा, अब ये 90 का इवन मल्टीपल है तो यहाँ पे तो कुछ चेंज ही नहीं करना, तो tan 180 प्लस थीटा tan थीटा ही हो जाएगा, ठीक है। अब कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कुछ भी बना लो, जैसे साइन 270 प्लस थीटा, तो हमने देखा साइन 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और 270 के ऑड मल्टीपल तो चेंज तो करना पड़ेगा, तो साइन को कॉस में ही चेंज कर दें। और यहाँ पे खाली कॉस और सेक पॉजिटिव है, तो बाकी सब तो नेगेटिव होंगे ना, तो जो आंसर आएगा वो भी हमारा नेगेटिव ही होगा, और हमें तो खाली साइन को देखना होता है। तो साइन 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन याद रखो कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, रेडियस मतलब आर, और इक्वेशन ऑफ एलिप्स होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलिप्स क्या होता है? मतलब ओवल, और सर्कल तो पता ही है। अब ग्राफ्स देखते हैं, एक होता है एक्स-टी ग्राफ पोजीशन टाइम, एक होता है वी-टी वेलोसिटी टाइम, और एक होता है एक्सेलरेशन टाइम। ये आपको काइनेमेटिक्स में बहुत काम आएगा। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या हमें देता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या हमें देता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है? पोजीशन। समझ गए ना रिलेशन? एक्स टी का स्लोप v, वी टी का स्लोप a, ए टी का एरिया v, वी टी का एरिया x, ठीक है। तो अब ये अलग अलग ग्राफ बनाने को आ सकते हैं, मतलब इंटरचेंज करने को आते हैं। जैसे हमें एक एक्स टी ग्राफ दिया होगा, उसी का वी टी और ए टी हमें चूज़ करना होगा ऑप्शन में से। तो जैसे रेस्ट है, रेस्ट पे पोजीशन सेम रहेगी तो ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दी, वेलोसिटी तो जीरो होगी, रेस्ट पे एक्सेलरेशन भी जीरो होगी। अब फॉर यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ऐसे, और वेलोसिटी तो सेम ही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो यहाँ पे ऐसी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, मतलब यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाएंगे, और वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म ही है, यहाँ पे स्ट्रेट दिखाएंगे। और क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है इसलिए एक्सेलरेशन तो होगी नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो चेंज हो नहीं रही, तो एक्सेलरेशन तो ज़ीरो होगी। और हमें पता है स्लोप होता है tan थीटा, तो यहाँ पे tan थीटा क्या होगा? x/t, मतलब डेल्टा x/t। और तो ये हो जाएगी हमारी, तो हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी?
फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और स्लोप हमें पता है tan थीटा, और जब उसको लेंगे dx बाई डी टी वो हो जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, खाली उसी सेकंड पे बताओ कि वेलोसिटी क्या है, तो वो होगी dx बाई डी टी, डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब देखना है फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी इंक्रीजिंग, ये बनेगा ऐसा पैराबोला जैसा, तो इसके लिए हम टेंजेंट बना देंगे, तो ये थीटा हो जाएगा। अब पोजीशन ऐसे चेंज हो रही है तो वेलोसिटी मतलब इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ, ठीक है, मतलब रेट चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, तो एक्सेलरेशन भी कुछ होगी, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ जाएगी, हम ऐसे स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिक्रीजिंग, डिक्रीज कर रही है, देखो मतलब इसका स्लोप पॉजिटिव था, मतलब एक्यूट एंगल था ना, तो एक्यूट एंगल पॉजिटिव होता है, तो हमारा स्लोप पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। पर यहाँ पे देखो थीटा नेगेटिव है, मतलब जब एक्स टी ऐसे बनाएंगे तो उसका वी ऐसे बनेगा, और क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ना, अब यहाँ पे देखो थीटा ऑब्ट्यूज बन गया, अब तो जब टैन थीटा निकालेंगे किसी ऑब्ट्यूज एंगल का, तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव आना भी चाहिए क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिक्रीजिंग का ग्राफ बना रहे हैं, तो वी टी ग्राफ ऐसा बनेगा और ए टी ग्राफ ऐसा बनेगा नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब रिटार्डेशन, ठीक है। अब जैसे ये ग्राफ है, ये ऐसा बना हुआ है, तो इसी को कंटिन्यू करके यहाँ से बना दिए खाली इन्होंने, मतलब ये पूरा ये था, इन्होंने खाली ये वाला हिस्सा बना के यहाँ दे दिया, तो यही एक्स टी ग्राफ है। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिक्रीजिंग है बट स्पीड इंक्रीजिंग है, एज इट डजेंट हैव डायरेक्शन, मतलब स्पीड की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती ना, स्पीड तो इंक्रीज हो रही है पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिक्रीजिंग का ही ग्राफ है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि ये ग्राफ किस चीज़ का है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इंक्रीज, यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिक्रीज, और इंटरचेंज करने के आ सकते हैं, ठीक है। अब पैराबोला देखते हैं क्या होते हैं। ये होता है डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, नीचे को देख रहा है, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, इसका एंगल निकालेंगे तो ये मतलब इस पॉइंट का स्लोप खींचेंगे तो ऐसे खींचेंगे, इसका एंगल ये होगा, इस पॉइंट का स्लोप ऐसे खींचेंगे तो इसका एंगल ये होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखते हैं ना हमेशा। तो थीटा पहले एक्यूट था, फिर यहाँ पे थीटा ज़ीरो हो गया, मतलब स्ट्रेट लाइन हो गई ना, तो यहाँ पे थीटा ज़ीरो हो गया और यहाँ पे थीटा ऑब्ट्यूज हो गया। तो एक्यूट के लिए हमें पता है टैन थीटा पॉजिटिव होता है, तो पहले पॉजिटिव था, फिर टैन ज़ीरो तो ज़ीरो ही होगा, और ऑब्ट्यूज के लिए टैन थीटा होता है नेगेटिव, तो पॉजिटिव से ज़ीरो से नेगेटिव, मतलब स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, पहले पॉजिटिव था फिर ज़ीरो हो गया फिर डिक्रीज ही हो गया, तो टैन थीटा वेलोसिटी होती है, और टैन थीटा डिक्रीज कर रहा है मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही है। तो लो एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसा बनेगा, डिक्रीज रिटार्डेशन, ठीक है। और पैराबोला की क्वेश्चन होती है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, पर ये डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है इसलिए माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अपवर्ड फेसिंग पैराबोला ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ये वाला पॉइंट देखेंगे अगर हम, ये वाला, तो इसके लिए स्लोप बनेंगे तो एंगल बनेगा अक्यूट। अब यहाँ बीच का पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे तो कुछ स्लोप है नहीं, अब ये वाला पॉइंट देखेंगे तो इसके लिए स्लोप है एक्यूट, तो थीटा जा रहा है ऑब्ट्यूज से ज़ीरो से एक्यूट, तो टैन थीटा ऑब्ट्यूज के लिए होता है नेगेटिव, जीरो के लिए जीरो, एक्यूट के लिए पॉजिटिव, तो नेगेटिव से जीरो से पॉजिटिव बढ़ा तो हो रही है, मतलब टैन थीटा वेलोसिटी होती है, और टैन थीटा इंक्रीज हो रहा है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज। और वी टी ग्राफ का स्लोप हमें ए टी देता है तो वही टैन थीटा लिखा हुआ है, वी टी ग्राफ का स्लोप हमें ए देता है ना एक्सेलरेशन, तो वही टैन थीटा लिखा हुआ है, टैन थीटा की जो भी वैल्यू होगी वो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, और एक्सेलरेशन इंक्रीज कर लिए इसलिए वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है ऐसे, ठीक है। और पैराबोलिक इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे ये अपवर्ड फेसिंग है इसलिए यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, प्लस के एक्स स्क्वायर। अब नोट करो कि पैराबोला हैव सिमेट्री फॉर एक्सिस ऑफ ऑर्डर वन, मतलब जैसे इक्वेशन है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, अब x की पावर 2 है, ऑर्डर वन मतलब पावर 1, ठीक है, तो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर में y की पावर 1 है, x की पावर तो 2 है, तो y की पावर तो 1 है ना, y की पावर 1 है मतलब उसका ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 1 है मतलब पैराबोला उसके लिए सिमेट्रिक होगा। देखो y एक्सिस ये है, इसके लिए सिमेट्रिक है ना पैराबोला, इधर सेम, और जब माइनस के एक्स स्क्वायर कर देंगे मतलब नीचे माइनस एक्स की डायरेक्शन में, y के लिए अभी भी सिमेट्रिक है। अब जैसे हमें इक्वेशन दी हुई है x इज इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर, अब यहाँ पे x की पावर 1 है
तो मतलब पैराबोला होगा एक्स के लिए सिमेट्रिक। अब ये एक्स एक्सिस ये है ना, तो पैराबोला देखो इसके लिए सिमेट्रिक हो गया, यहाँ सेम यहाँ सेम। तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस के वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर। अब हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या होता है स्लोप, x क्या होता है यहाँ पे ये x एक्सिस पे जो वैल्यू होगी x वो होता है, y क्या होता है जो y एक्सिस पे वैल्यू होती है, c क्या होता है इंटरसेप्ट, ये c, इसे इंटरसेप्ट बोलते हैं, ठीक है, ये इसे इंटरसेप्ट बोलते हैं। अब हमें पता है कि जैसे हमने कोई भी ऐसी स्ट्रेट लाइन खींच दी, तो जब अगर इसको एक्सटेंड करेंगे, ऐसे इसको एक्सटेंड किया, इसे भी ऐसे एक्सटेंड किया, तो ये लेंथ क्या आ जाएगी हमारी x माइनस एक्स वन। तो वही हमने लिखा है x माइनस एक्स वन। वैसे ही tan थीटा क्या होता है हमें पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैसे ही हम सबकी लेंथ निकाल लेंगे, जैसे इसकी निकाली x माइनस एक्स वन, इसकी निकाली y माइनस वाई वन, मतलब ऐसी सारी निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही है बस, एक इस ट्रायंगल के लिए और एक इस ट्रायंगल के लिए किया, फिर एक बड़े वाले ट्रायंगल के लिए किया, उन्हीं दोनों को इक्वेट कर दिया। तो ये हमें इक्वेशन बनाने के काम आता है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये पूरी एक इक्वेशन बन गई हमारी। इसे भी याद रखना है। मतलब हमें स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दे देते हैं, फिर हमें जैसे एक्स टी का ग्राफ दे दिया और उसका स्लोप तो v होता है ना, तो हमें अगर v और x में रिलेशन निकालना हो तो हमें ऐसे एक इक्वेशन लिखनी पड़ती है, उससे रिलेशन निकल जाता है, फिर हम क्वेश्चन को आगे थोड़ा सॉल्व कर पाते हैं, मतलब अप्रोच मिल जाती है। तो ये फॉर्मूला याद रखना ज़रूरी है, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन में ही आएगा। और ये तो पता ही होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन। हम देखते हैं AP GP। तो AP को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और GP होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हमें इसमें यार क्वेश्चन में अगर सीरीज़ दी हुई होगी तो पहले तो हमें पता लगाना होगा कि कौन सी सीरीज़ है, AP की है GP की है। AP में देखो जैसे पहले A था, फिर प्लस D कर दिया, फिर उसमें एक और प्लस D कर दिया, तो A प्लस 2D हो गया, A प्लस 3D, ऐसे सीरीज़ चलती रहेगी। और GP में A इंटू मतलब कोई भी नंबर R कर दिया, फिर एक और R कर दिया, AR स्क्वायर हो गया, ऐसी सीरीज़ चलती रहेगी, ठीक है। तो हमें बस सीरीज़ का पता लगाना होगा क्वेश्चन में कौन सी सीरीज़ दी हुई है, और फिर बस ये फॉर्मूले को याद करना है और क्वेश्चन में मतलब हमें नंबर्स को पुट कर देना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ डेरिवेशन या कुछ समझना नहीं है। तो Sn की वैल्यू क्या होती है, n/2 2a प्लस n माइनस वन डी। यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स एडेड, a का मतलब है फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज़, और d का मतलब है कॉमन डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड फर्स्ट टर्म। a प्लस डी माइनस ए क्या हो जाएगा, d, तो मतलब कॉमन डिफरेंस आ गया ना, d का मतलब यही है। तो यही फॉर्मूला याद रखना है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब सम ऑफ GP देखते हैं, तो हमें ऐसी सीरीज़ दी हुई होगी, तो इसमें Sn होगा, मतलब जो n वाला टर्म होगा, जो लास्ट वाला टर्म होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो मतलब इन सब का सम क्या होगा, a से लेकर n तक जो नंबर जा रहे हैं उन सब का सम क्या होगा, उसका मतलब है Sn का मतलब सबका सम, a से लेके n तक नंबर्स का। तो Sn होगा a इंटू r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। r क्या है, फैक्टर बाय विच GP इज इंक्रीजिंग, GP इंक्रीज कर रहा है, मल्टीप्लाई r करते जा रहे हैं तो इंक्रीज कर रहा है ना, तो इसमें मतलब यहाँ पे फैक्टर क्या है, r है, तो वही लेना होगा, हमें पहचानना होगा r क्या है। तो a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, और ज़्यादातर n इन्फिनिटी होता है कि मतलब इन्फिनिटी तक टेंड कर रहा होता है, तो हमने सबका सम निकालना होता है। तो जब हम n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ पे खाली a रह जाएगा और नीचे 1 माइनस r आ जाएगा, क्योंकि r की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, 0, और फिर यहाँ पे खाली -1 रह जाएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, और माइनस को नीचे ले जाएंगे तो 1 माइनस r हो जाएगा, तो वही a अपॉन 1 माइनस r हो गया, ठीक है, अगर n इज इक्वल टू इन्फिनिटी ये हुआ। तो अब हमारी बेसिक मैथ्स ख़त्म होती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और यार नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर कर देना। थैंक यू।